हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एबीपीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज बायोलॉजी के 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। जैक बोर्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं 2016। अब हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसमें बॉटनी का बात करेंगे, फिर जियोलॉजी का बात करेंगे। बॉटनी, तो बॉटनी में 10 क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको बता दें इधर 5 क्वेश्चन, इधर 5 क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है बोल रहे, जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी का मतलब होता है दुलिंगी। कहते हैं भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं उसमें किस तरह का स्वयं परागन होता है। आपको बता दें कि जितने भी दुलिंगी पुष्प हैं उसमें ज्यादातर जो है वह स्वपरागन ही होता है, उसी को स्वयं परागन कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन ही होता है, ठीक है। तो आपको बता दें कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसके पुष्प जो है, जिनके फल जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर होते हैं। जैसे आपको मूंगफली बता दे, तो मूंगफली में जो पुष्प होता है वो भूमि के अंदर होता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या सवाल में कि भूमि के अंदर जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं, मतलब द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं, उस पुष्प में जो परागन होती है वो किस तरह का परागन होता है, उसका क्या नाम है। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उभयलिंगता, ऑप्शन बी में दिया समकालपक्वता, ऑप्शन 3 में दिया अनुन्मील्य परागन और ऑप्शन 4 में दिया एक लिंगता। तो आपको एक बार फिर से इसका जो है ऑप्शन बोल देते हैं। ऑप्शन ए में उभयलिंगता, ऑप्शन बी में समकालपक्वता, ऑप्शन सी में अनुन्मील्य परागन, ऑप्शन डी में दिया एक लिंगता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुन्मील्य परागन, ठीक है। तो एक का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी नंबर, ऑप्शन सी नंबर अनुन्मील्य परागन, ठीक है। और आपको बता दिए कि ये जो परागन होता है वो मूंगफली में होता है ना। इसके अलावा और भी पौधा है, लेकिन आपको बता दें, आप जिनको जान रहे हैं वो क्या है, मूंगफली, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। सवाल आपको दिया है कि निम्न में से कौन सा संरचना द्विगुणित का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से आपको ऑप्शंस दिए हैं अंडकोशिका, तो अंडकोशिका में क्रोमोसोम नंबर n होता है, ठीक है। ऑप्शन बी में सहायक कोशिका, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर n होता है, मतलब अगुणित। ऑप्शन आपको सी दिया है एंटीपोडल कोशिका, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर n होता है। और आखिरकार ऑप्शन डी में दिया है द्वितीयक केंद्रक। हाँ, द्वितीयक केंद्रक में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। आपका क्वेश्चन भी था निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्वितीयक केंद्रक कौन है, तो द्वितीयक केंद्रक जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n, ठीक है। चलिए तो इसका जो 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 2 का डी नंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा, उसका नाम द्वितीयक केंद्रक। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n होता है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि निम्नलिखित फलों में किसमें एरिल पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, निम्नलिखित फलों में से किसमें एरिल पाया जाता है। ऑप्शन 1 आम, ऑप्शन ए आम में, तो आम का खाने योग्य भाग है मीजोकार्प, मतलब मध्य भित्ति, ठीक है। ऑप्शन बी सेब, सेब का जो खाने योग्य भाग है वो पुष्पासन, मतलब पुष्पासन पाई जाती है। ऑप्शन 3 शरीफा, शरीफा में एरिल पाया जाता है और शरीफा का एरिल ही जो है जिसको हम लोग खाते हैं, मतलब शरीफा का खाने योग्य भाग एरिल है। और नाशपाती, नाशपाती का भी जो है हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं, पुष्पासन, मतलब थाइलेमस, ठीक है। तो इसमें जो एरिल पाया जाता है वो मिलेगा किसमें, शरीफा में। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, और वो क्या हो जाएगा, शरीफा। शरीफा में एरिल पाया जाता है, ठीक है, एरिल पाया जाता है और एरिल को हम लोग ही खाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं कि जरायु जटा, ध्यान दीजिएगा, इसको
विविपेरी बोल सकते हैं। जरायुजता किसमें पाया जाता है? तो आपको सीधे तौर पर बता दें, राइजोफोरा जो दलदली क्षेत्र में जो पौधा पाया जाता है उसी को कहते हैं राइजोफोरा। और राइजोफोरा जो है इसमें क्या होता है, ये जरायुजता होता है। क्या होता है? जरायुजता। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका राइजोफोरा। चलिए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? मेंडल के प्रयोगों में एक लक्षण के, ध्यान दीजिएगा, मेंडल के प्रयोगों में एक लक्षण के 2 वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? एक बार फिर से, मेंडल के प्रयोगों में एक लक्षण के 2 वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी फिनोटाइप, ऑप्शन सी जीनोटाइप और ऑप्शन डी युग्म विकल्पी। तो जी इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी नंबर होगा, युग्म विकल्पी। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग्म विकल्पी। चलिए अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि मेंडल के सिद्धांतों को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जैसा कि आपको बता दें कि मेंडल ने अपने जो सिद्धांत थे उन्होंने वो दिए। मेंडल अपने सिद्धांत देने के बाद जो है मेंडल की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लेकिन मृत्यु के बाद जाकर जो है 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है इनके सिद्धांत को दोहराया था। उनमें से वो तीनों वैज्ञानिक का नाम आपको बता देते हैं। पहला का नाम है ह्यूगो डे ब्रिज, दूसरा का नाम है इवान शेरमाक और तीसरा का कोरेंस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये तीनों वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए ह्यूगो डे ब्रिज, ऑप्शन बी इवान शेरमाक, ऑप्शन सी कोरेंस, ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी। बिल्कुल इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी, यानी 6 का डी, 6 का डी, इनमें से सभी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है कहता है कि लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद त्वचा वाले मवेशी के साथ क्रॉस कराया जाता है, जिसके उपरांत F1 पीढ़ी में चितकबरा या रोन त्वचा वाले संतान की उत्पत्ति होती है तो नीचे ऑप्शन दिया। 1 नंबर सप्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सहलग्नता क्या कहलाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन कहता है कि लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद त्वचा वाले मवेशी के साथ क्रॉस कराया जाता है, जिसके उपरांत F1 पीढ़ी के चितकबरा या रोन त्वचा वाले संतान की उत्पत्ति होती है, तो क्या कहलाता है वो? तो आपको बता दें कि जब लाल त्वचा वाले मवेशी को सफेद त्वचा वाले मवेशी के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो क्रॉस कराने के बाद उससे जो बछड़ा जो प्राप्त होता है वो चितकबरा होता है, उसी को रोन कहते हैं, ठीक है। तो चितकबरा होता है, तो इस क्रिया को कहते हैं सप्रभाविता। ये जो है इसी को क्या कहते हैं? सप्रभाविता कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है सप्रभाविता, ऑप्शन बी में पूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन सी में अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन डी में सहलग्नता। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? सप्रभाविता। इसी को कोडोमिनेंस कहते हैं, कोडोमिनेंस। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन का स्थानांतरित किया गया है? तो आपको बता दें कि गोल्डन राइस में सुनहरा, जिसको धान बोलते हैं, सुनहरा चावल जो बोलते हैं, उनमें विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया। ये भी सवाल रहता है कि गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन उपस्थिति या पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है? तो विटामिन ए, ठीक है। चलिए तो 8 का जो होगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा और इसमें है विटामिन ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्रोत होता है। ऑप्शन 1 शर्करा का किण्वन, ऑप्शन बी पौधों एवं प्राणियों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन, ऑप्शन सी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। सवाल एक बार फिर से, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, एक बात इस चीज को याद रख लीजिएगा,
किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है, यानी सनलाइट होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही पौधा अपना भोजन बना पाता है और पौधा उत्पादक है, और उत्पादक को ही खाता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता को टॉप कंज्यूमर खाता है, मतलब उस श्रेणी को उपभोक्ता खाता है, ठीक है। अगर सूर्य यानी नहीं रहेगा तो हमारे कहीं भी कोई भी इकोसिस्टम नहीं होगा, ये पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वही हम आपको बताए कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, यानी स्रोत, ये मुख्य स्रोत बोले को बात नहीं है, इसका जो स्रोत होता है वो कौन है, सूर्य का प्रकाश। तो 9 का हो जाएगा डी नंबर, 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 का बात कर रहे हैं। टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, एक बात आपको बता देते हैं, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में पाया जाता है, ध्यान दीजिए, एग्रोबैक्टीरियम में। तो बोले टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम। चलिए, तो इसका जो बॉटनी था वो कंप्लीट हो गया 2016 का। अब हम बात कर रहे हैं जूलॉजी का, ठीक है। चलिए, तो उसको आप थोड़ा मिटा दें, एक बार आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए, अब जूलॉजी का बात कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन, चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज एकलिंगी है। एकलिंगी का मतलब यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया जिसमें एक जननांग हो, जैसे कि हम लोग मानव में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं ना, तो हम लोग एकलिंगी है। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली सबके सब एकलिंगी है। वही सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज एकलिंगी है। आपको कोई दुलिंगी भी बता देता है, केचुआ हो गया, जॉक हो गया, स्पंज हो गया, ये सब दुलिंगी है, ठीक है। तो सवाल है आपके निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज एकलिंगी है। ऑप्शन ए तेलचट्टा, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी फीताकृमि। आपको बता दें पहला ऑप्शन था तेलचट्टा, ये तेलचट्टा जो होता है वो एकलिंगी होता है, ठीक है। तो एक का ए नंबर हो जाएगा, एक का ए, जिसका नाम है तिलचट्टा, ठीक है, जिसको कॉकरोच बोलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को कहता बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होती है। ऑप्शन ए मछली में, सॉरी ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी पक्षी में, ऑप्शन डी स्तनपायी में। आपको बता देगा फिर से, आपको बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा के शरीर से बाहर होना, मादा के शरीर से बाहर होना। तो आपको बता दें कि ये जो बाह्य निषेचन है वो जो होता है मेंढक में होता है, इनके अलावा कुछ मछलियों में भी होती है, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर जो ऑप्शन दिया आपको, ए नंबर में मछली, बी नंबर में सरीसृप, और ऑप्शन सी में पक्षी, और ऑप्शन डी में स्तनपायी। तो आपको बता दें सरीसृप में भी नहीं होगा, पक्षी में भी नहीं होगा, और स्तनपायी में भी नहीं होगा, तो मछली में होगा। तो 2 का ए, 2 का ए क्या हो जाएगा, मछली। मछली में भी बाह्य निषेचन होती है। चलिए तीसरा नंबर, जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं। फिर से कहते हैं जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो जान दीजिएगा मान ली ओनली एक लक्षण चाहिए, ओनली एक लक्षण। मान लेते कोई लंबा पौधा है, क्रॉस कर इसको दोनों पौधा से, तो ये जो क्रॉस कहलाएगा क्या कहलाएगा, तो ये क्रॉस कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस। ऐसे क्रॉस देखिए एक ही गुण है, ओनली एक गुण है, ये टॉल है और ये क्या ड्वार्फ है, तो एक ही गुण है। तो एक गुण लेकर जब क्रॉस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो वही आपको बोले कि जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस दर्शाया जाए तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, एक संकर क्रॉस। तो 3 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। 3 का भी आंसर ए हो जाएगा, मतलब एक संकर क्रॉस, ठीक है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फ्रूट फ्लाई, उसी को ड्रोसोफिला कहते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि नींबू हो गया या फल हो गया, इनको अगर काट के कुछ देर अगर रख देते हैं तो देखिएगा वहां पर छोटा छोटा मक्खी आ जाती है ना। वो जो छोटा छोटा मक्खी है वो ड्रोसोफिला है, उसी को फ्रूट फ्लाई कहते हैं, क्योंकि वो फल पर ही आकर केवल बैठता है, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई हो गया, उसी को ड्रोसोफिला भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग कर वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत को सत्यापित किया है। एक बार फिर से कहता है फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग कर
वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांतों को सत्यापित किया है। तो ये किसने किया है? तो आपको हम बता दें, ये दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया था, जिसका नाम है थॉमस हंट और मार्गन। ध्यान दीजिए, थॉमस हंट, ठीक है, थॉमस हंट और मार्गन, ठीक है। तो थॉमस हंट मार्गन, तो बोले आपको क्या कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका नाम है थॉमस हंट और मार्गन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 5, कहता है माइकोराइजा संबंध निम्न में से किसके बीच है? माइकोराइजा कहता है कि उच्च कुल का जो पौधा होता है और उसके जड़ में जो कवक रहते हैं उनके बीच के संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। देखो फिर से बोले उच्च कुल के पौधे, ठीक है, मतलब जैसे बड़े बड़े पौधे हो, साइकस स्पाइनस हो गया, तो ये पौधे और उसके जड़ में जो उपस्थित रहेगा कवक, ठीक है, तो वही बोले उच्च कुल के पौधे और उस जड़ में उपस्थित जो कवक है दोनों के बीच के संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। तो कहता है माइकोराइजा संबंध निम्न में से किसके बीच है? ऑप्शन ए उच्च कुल के पौधे की जड़ एवं ग्लूमस, ऑप्शन बी शैवाल एवं कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोन एवं शैवाल, और ऑप्शन डी मटर कुल के पौधे की जड़ एवं राइजोबियम। तो आपको बता दें, पहला नंबर ऑप्शन था उच्च कुल के पौधे की जड़ एवं ग्लूमस, वही शैवाल कवक जो रहता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या 5 का 1 नंबर, तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा उच्च कुल के साथ में, ठीक है। चलिए अब इसका छठा नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, लैक्टोबैसिलस, है ना। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन? लैक्टोबैसिलस। तो 6 का भी ए नंबर होगा, 6 का भी ए, लैक्टोबैसिलस। चलिए 7वां नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसी को पीसीआर कहते हैं, ठीक है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसी को क्या कहते हैं? पीसीआर। पूर्ण होती है निष्क्रियकरण में, तपानुशीलन में, विस्तार में, इनमें सभी। तो आपको बताइए तीनों चरण है उनका, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 7 का डी, मतलब इसका पूरा चरण होगा जितना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर रहे हैं कि जीन गन का उपयोग किस में होता है? जीन गन का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? तो ऑप्शन ए में प्लाज्मिड को काटने के लिए, कटे डीएनए को जोड़ने के लिए, विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिका में प्रवेश कराने के लिए, डीएनए को शुद्ध करने के लिए। आपको हम बता देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीन गन में क्या होता है? जीन गन में क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कोई अगर ऐसा सेल हो, ऐसा जीन हो जो हमारे शरीर में हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला रहा हो या तो फिर हमारे बॉडी को डैमेज कर रहा हो, तो ऐसे जीन को क्या करते हैं? जीन गन के द्वारा एक स्वस्थ जो है अच्छे जीन को प्रवेश कराया जाता है, और अच्छे जीन को क्या करता है? प्रवेश कराया जाता है, जिससे वो जो खराब जो जीन थे उनको, जो हमें लॉस कर रहा था, उनको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। तो वही बोले आपको, तो ये जीन गन का उपयोग किसमें करते हैं? बोलेंगे विजातीय डीएनए को परपोषित कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा सी नंबर, 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 का सी, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? भोपाल गैस त्रासदी किस रिसाव से संबंधित है, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से संबंधित? आपको बता दें, भोपाल गैस त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट, ध्यान दीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इस गैस के वजह से, तो इसमें ऑप्शन है सी, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। एक होता है साइनाइड, तो हम साइनाइड का बात नहीं कर रहे हैं, आइसोसाइनेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? ऑप्शन ए आवासीय क्षति, तो अगर आवास का क्षति होगा तो जीव जंतु को लॉस ही होगा। ऑप्शन बी अतिदोहन, ज्यादा उपयोग करेंगे तो भी लॉस होगा। ऑप्शन डी विदेशी स्पीसीज का आक्रमण, जी अगर बाहरी, जैसे कि बाहरी अगर जंतु कोई यहाँ पर अगर देश में अगर आक्रमण करता है तो उस वहां पर रहने वाले और भी जो जीव जंतु वो नष्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी कि पुनः वन रोपण, तो आपको बता दें इनमें से जैव विविधता को ह्रास का कारण कौन सा नहीं है? तो वो है पुनः वन रोपण। अगर पेड़ पौधा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? जैव विविधता का ह्रास नहीं होगा। तो 10 का हो जाएगा डी नंबर, तो 10 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए
आपका जो है ये 2016 जो है वो आपका हम कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए धन्यवाद।